राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ऑनलाइन क्लासेस में जो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं उसमें हम द्वितीय वर्ष इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जो पहली यूनिट में अपना पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि स्रोत बहुत ज़्यादा हैं, इसमें साहित्यिक स्रोत का तो बहुत ही बाहुल्य है, वैपुल्य है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा दो भागों में विभाजित कर देते हैं। क्योंकि फारसी भाषा में अधिकतर ग्रंथ लिखे गए हैं तो आप लोगों को याद करने में भी समस्या होती है, थोड़ी सी इस पर चर्चा भी लाजमी है, तो इसलिए दो भागों में बांट लिया है। हम सल्तनत काल की चर्चा करेंगे। सल्तनत काल कौन सा काल कहलाता है? 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली में जिन शासकों का शासन रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक, उनमें से अधिकांश ने सुल्तान की उपाधि धारण की। अपनी राजनीतिक मान्यता के लिए वो खलीफा का मुंह देखते थे, इस कारण इस युग को सल्तनत युग का नाम दिया गया है। इसके इतिहास के स्रोतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम किताबों के बारे में बात करते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि इतिहास लेखन की इस्लाम में एक परंपरा थी, तो ज़्यादातर शासकों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेखक रखवाया ताकि वो इनके काल का, मुख्य घटनाओं का इतिहास लिख सकें, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ लाभान्वित हो सकें। तो सबसे पहले जो हमारी चर्चा है, बुक है, वो है ताजुल मासिर, जिसके लेखक हैं हसन निज़ामी। इस पुस्तक में तराइन का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, उससे लेकर के 1228 तक यानी इल्तुतमिश के शासनकाल तक की एक जानकारी हमारे सामने रखी जाती है। कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को किस तरह से सामना करना पड़ा मुश्किलों का, और कैसे चालीसा दल का गठन हुआ। रज़िया तो नहीं, खैर इल्तुतमिश की तक जानकारी हमें मिल जाती है ताजुल मासिर से। दूसरी पुस्तक है अपनी तबकाते नासिरी, जिसके लेखक हैं मिन्हाज उस सिराज। सिराज जो हैं दिल्ली में मुख्य काजी के पद पर नियुक्त थे। ये पुस्तक इन्होंने इल्तुतमिश के वंशज नासिरुद्दीन महमूद, जो कि रज़िया के बाद में जो भाई बना था, उसको समर्पित की है। पुस्तक में कुल 23 अध्याय हैं। इल्तुतमिश से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद तक रज़िया का शासनकाल, कैसे चालीसा दल ने उसका दमन किया, उसको शासक नहीं बनने दिया, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अच्छा स्रोत हमारे पास है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो लेखन है वो शासक वर्ग पर केंद्रित है। ये मान्यता कि शासक वर्ग का ही इतिहास संपूर्ण इतिहास है, जनता की क्या स्थिति है, सांस्कृतिक, धर्म वगैरह, इनकी जानकारी हमें इससे मिलने में दिक्कत रहती है। तो हम बैलेंस बनाते हैं, दूसरी पुस्तकों पर भी जाते हैं। तीसरी जो पुस्तक है मुख्य, वो है तारीख़ फ़िरोज़शाही। इसकी रचना करी है बर्नी ने। ये वैसे दो पुस्तकें मिलती है तारीख़ फ़िरोज़शाही नाम की, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक के लेखक है बर्नी और एक के लेखक हैं शम्स ए सिराज अफ़ीफ़। पहले बर्नी की पुस्तक की बात कर लेते हैं। बर्नी ने जो है बलबन से लेकर के फ़िरोज़ शाह तुगलक तक के शासकों का युग देखा था। अपनी पुस्तक नाम से ही पता चल रहा है, फ़िरोज़ शाह तुगलक को उसने समर्पित करी है। उसने उनकी नीतियों की चर्चा करी है, बलबन से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी से लेकर जलालुद्दीन खिलजी, फिर खुसरो खां आ जाओ, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब की। और जो जन सामान्य क्या सोचता था उसकी एक झलक हमें बर्नी के ग्रंथ से मिल जाती है। पर बर्नी के ग्रंथ की एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि हम इतिहास पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ लेखक के मनोविचार हैं, वो कैसे उसके लेखन पर प्रभाव डालते हैं, इसको भी आप बड़े हैं थोड़ा जानना ज़रूरी है। बर्नी धार्मिक रूप से बहुत ही संकीर्ण व्यक्ति था, तो उसने चाहे अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार योजना हो, क्या उसने खुद मुकद्दम को तकलीफ दी, धार्मिक आधार पर उसकी व्याख्या की है। और हिंदुओं के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि थोड़ा उदारवादी शासक था, उसके बारे में उसके विचार बिल्कुल आप कहें कि प्रिजुडाइज हैं, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। बड़ी ही उसकी संकीर्ण व्याख्या यहाँ पर हो जाती है। अगली जो पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़शाही नाम की, ये शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ ने लिखी है। 1351 से 88 तक फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल का एक ब्यौरा हमारे सामने ये रखता है। हालांकि वही है कि सुल्तान के कार्यों की प्रशंसा की गई है, तो हमें थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा कि प्रशंसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसका पूरा
जो आमदनी का ज़रिया है वो सुल्तान की मेहरबानी थी। हालांकि ये लेखन जो है 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद लिखा गया है। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा स्रोत है। सैयद काल जो 34-37 वर्ष का जिनका काल था और जिनके काल में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं हुई, ये इतिहासकार भी शायद इन्होंने रखे नहीं होंगे, या रखे तो हमारे पास उनकी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। उसका जो एकमात्र उस समय का समकालीन स्रोत है वो है तारीख़ मुबारक शाही। लेखक का नाम है याहया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी जो है मोहम्मद गौरी से लेकर के सैयद मुबारक शाह जो सैयद शासक हैं यहाँ तक के इतिहास का वर्णन वो करता है। वो शासक वर्ग के सन्निकट था, दरबार में रहता था, तो इनके लिए दरबार में क्या हो रहा है, शासक की क्या नीतियाँ हैं, वही सारी चीज़ें हैं। जन सामान्य के इतिहास के लिए आपको कुछ और पुस्तकों में ध्यान देना पड़ेगा। अब जन सामान्य के इतिहास जानने के लिए अमीर खुसरो, जो कि अपने आप को एक हिंदुस्तानी होने में बड़ा ही गर्व महसूस करते थे, जिनको कि तूतिए हिंद उपनाम दिया गया था, यानी हिंदुस्तान का तोता, उनकी 90 से अधिक पुस्तकें कहते हैं उन्होंने लिखी। हमारे सामने कुछ ही उपलब्ध हैं और उनमें से ऐतिहासिक महत्व की जो पुस्तकें हैं उनकी कुछ बात करते हैं। खज़ाइनुल फुतह, जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। मिफ्ताहुल फुतह में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, राजस्थान के इतिहास, हम राजस्थान में रहते हैं, आपके फाइनल में पेपर भी होगा, तो उसके लिए जब आप रणथंबोर वगैरह है तो अलाउद्दीन खिलजी के जो रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, जालोर अभियान, उनके साथ साक्ष्य में ये पुस्तक ले सकते हैं। नूह सिपिर में भारत की संस्कृति की, रीति रिवाजों की, इन सब की चर्चा की गई है। इसके अलावा किरास उस सादेन में बंगाल का जो शासक है और उसके पुत्र का कैसे मिलन हुआ है बुगरा खान और कैकूबाद का, और कैसे उन्होंने बातचीत की है, उसके बारे में चर्चा की गई है। अमीर खुसरो ने जो है बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक का शासनकाल देखा था, तो उनके बारे में चर्चा आपको मिल जाएगी। अगली पुस्तक है, एक बैलेंस ये भी है, हम उत्तर भारत का ही इतिहास देख रहे हैं, दक्षिण भारत की तरफ हम जा ही नहीं पाए हैं। तो दक्षिण भारत के बारे में और कैसे वहाँ इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास स्रोत है फुतूह उस सलातीन, जिसके लेखक थे इसामी। इसामी में 1350 ईस्वी के लगभग जो बहमनी सल्तनत स्थापित हुई थी, उसके पहले सुल्तान थे बहमन शाह, उसके दरबार में ये पुस्तक लिखी है। दौलताबाद का वो विशद विवरण देता है। उसने दिल्ली से दौलताबाद जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित की तो उसका परिवार भी उसके साथ था, तो इस कारण उसने इसका बड़े ही विशद विवरण किया है, कैसे वो फेल हो गई वो स्कीम, लेकिन उसके कारण धीरे धीरे दक्कन में भी इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, संस्कृतियों का संपर्क हुआ। इसके बारे में आपको जानकारी इस पुस्तक से मिल सकती है। और अगर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की आत्मकथा कहें तो हमारे पास एकमात्र शासक की आत्मकथा है फुतूहाते फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। आत्मकथा में बच्चों एक ये बहुत अच्छा रहता है कि शासक के अपने खुद के क्या विचार हैं, या वो जनता को क्या कहना चाहता है, क्या वो अपनों को पेश करना चाहता है एक शासक के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में, वो तो हमें जानकारी मिल जाती है, लेकिन जनता का उसके प्रति नज़रिया नहीं मिलता है। उसने जो धर्म पर कल्याणोपकारी परोपकारी कार्य किए, उन सब के बारे में जानकारी इस पुस्तक से मिल सकती है। अब एक बड़ा ही रोचक किस्सा है, इब्न बतूता, नाम सुन रखा होगा आपने सभी। ये अफ्रीका का एक यात्री था जो यात्रा करने का बड़ा शौकीन था, अच्छे पढ़े लिखे परिवार से था। यात्रा करते करते वो भारत आया। जब ये भारत आया तो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। जैसा कि हम जानते हैं कि तुगलक विद्वानों का बड़ा आदर करता था। उसने उससे प्रसन्न होकर इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया, लेकिन कुछ समय बाद नाराज़ हो गया उससे, तो उसको जेल में डाल दिया। फिर वापस जब खुश हुआ तो उसको जेल से बरी भी कर दिया और चीन में 2 बार अपना दूत बनाकर भी भेज दिया। इब्न बतूता कुल मिलाकर के 14 वर्षों तक भारत में रहा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, क्योंकि बर्नी हम देख रहे हैं कि उसकी आलोचना बहुत ज़्यादा कर रहा है हिंदुओं को ऊंचे पद देने के कारण, हिंदू प्रजा के साथ उसका जो व्यवहार है इसके कारण, तो एक बैलेंस विवरण मिलता है। इसका लेखन जो है, उसने रहला जब मोरक्को वापस गया तो शासक ने कहा कि आप अपने यात्रा का विवरण लिखिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उससे लाभान्वित हो सके, तो उसने यात्रा विवरण लिखा। उसने जब यात्रा विवरण लिखा, ना तो उसे कोई शासक का भय था, ना उसको कोई लालच था कि शासक मुझे, अगर उसकी तारीफ़ करूँगा तो मुझे
इनाम देगा, मेरी आय में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस कारण इसका जो विवरण है वो बड़ा निष्पक्ष विवरण आप कह सकते हो। अंतिम जो किताब जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, वैसे तो किताबों का भंडार है, लेकिन इन किताबों की जानकारी होना आपको आवश्यक है। बर्नी की ही कृति है फतवा ए जहांदारी। जहाँ तारीख फिरोज शाही में इतिहास लिखा है उसने, वहीं फतवा ओ जहांदारी में वो आदर्श मुस्लिम शासक कैसा होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करता है। उसके धार्मिक संकीर्ण विचारों के बारे में पहले ध्यान में रख करके वो पुस्तक एक इतिहासकार पढ़ता है, फिर देखता है कि वो कोई चीज़ कह रहा है तो क्यों कह रहा है। इस तरह से ये कुछ पुस्तकों की सूची है जो कि हमें याद भी करनी है और सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। उस पुस्तक का कंटेंट क्या है और लेखक के पर्सनल विचार या रुचियाँ या उसको क्या फ़ायदा या नुकसान होने वाला था पुस्तक लिखने से, इसको ध्यान में रख करके हमें आगे बढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल हमारा कॉलेज का ज़रूर सब्सक्राइब करें। पसंद आए या नहीं आए, बाकी सारे वीडियोज़ की जानकारी लेते रहने के लिए। अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।